दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को आप ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऑन कर लें। वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज की हम जो ये वीडियो लेके आए हैं, खास दोस्तों जो सेकंड ग्रेड का आपका जीके का जो पहला पेपर होगा उसके लिए, और हरियाणा में जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम और रेलवे के ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए विश्व भूगोल के वो क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो अक्सर हर किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। क्योंकि पता आपको विश्व का भूगोल कितना ज़्यादा विस्तृत है, तो उस सारे को हम नहीं पढ़ सकते, ना ही हमारे पास अब इतना टाइम है। लेकिन हम उन क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे, रिपीट होंगे, तो उन क्वेश्चनों को तो हम लर्न कर ही सकते हैं। तो इसी प्रकार जो बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में। और दोस्तों यकीन बना के रखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इन्हीं में से आपके जो 2-4 क्वेश्चन आपको ज़रूर टकरा जाएंगे एग्ज़ाम में। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को लास्ट में आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आपको आंसर देना है। और क्योंकि उसी क्वेश्चन से हमें पता लगता है कि कितने सीरियस होकर आप अपनी तैयारी के प्रति सीरियस हो, कितनी आप तैयारी कर रहे हो। तो ये वीडियो ग्रुप डी के लिए, हरियाणा ग्रुप डी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, एसएससी के लिए और राजस्थान आरपीएससी के लिए जो फर्स्ट पेपर के लिए उपयोगी साबित होगी। तो हमारा क्वेश्चन है कि भारत के लिए भूगोल के लिए जियोग्राफिका जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किसने किया था। तो जो भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था वो किया था इरेटोस्थनीज ने। कौन से नीज ने? इरेटोस्थनीज ने। सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का जो इस्तेमाल है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों सारे के सारे हमने वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए शानदार छाटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों मेट्रोलॉजिया, जो कि अरस्तु ने लिखी थी। अरस्तु ने लिखी थी कौन सी पुस्तक? मेट्रोलॉजिया, जो कि आपकी काफ़ी फेमस रही थी। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति नापने वाले अंतर किसकी? देख लो, पहले तो ये देखना है कि गति किसकी, ऐसे ही नहीं कहीं डायरेक्ट स्पीडोमीटर आपको ऑप्शन में मिले और ठोका हुआ आप स्पीडोमीटर, ऐसे नहीं करना। किसकी पूछी है? बादलों की दिशा और गति, यानी किस दिशा में बादल आपके जा रही हैं और किस गति से जा रही हैं, उस उपकरण का नाम क्या है दोस्तों? उस उपकरण का नाम है मेरे प्यारे मित्रों नेफोस्कोप। कौन सा स्कोप दोस्तों? नेफोस्कोप। उस क्या है उस उपकरण का नाम? नेफोस्कोप है उस उपकरण का नाम। नेक्स्ट है, ओपिसोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ओपिसोमीटर का प्रयोग दूरी मापन में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखो दोस्तों, उच्च तापमान यानी बहुत ज़्यादा जहाँ तापमान चला जाए, यानी जैसे डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री, 200 डिग्री, 1500 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार से टेम्परेचर चला जाए। जैसे वात्या भट्टी के अंदर टेम्परेचर मापना है तो उससे हम क्या है स्केल से नहीं माप सकते, तो उसके लिए स्पेशल स्केल बनाया गया है पायरोमीटर। थर्मामीटर से नहीं माप सकते, उसके लिए क्या बनाया गया है? एक स्पेशल स्केल बनाया गया है, जिसका नाम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों क्या है? पायरोमीटर। कौन सा मीटर है मेरे प्यारे दोस्तों? पायरोमीटर। तो उच्च तापमान के मापन हेतु पायरोमीटर एक उपकरण बनाया गया है जो कि उच्च तापमान को मापने में जिसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मानचित्र पर वे रेखाएं जहां दाब सम हो, दाब सम मतलब एक जैसा हो, तो उसको समदाब रेखाएं कहेंगे दोस्तों। इसी से जोड़ के याद रखना है, इसका उल्टा समदाब यानी समदाब रेखाएं कहेंगे, उनको उल्टा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा समदाब रेखाएं। नेक्स्ट है सातवां, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? यानी जब आप मानचित्र आपके सामने हो और वहाँ आपको वर्षा का वितरण शो करना हो, यानी क्लासिफिकेशन शो करना हो कि भाई कितनी वर्षा कहाँ हो रही है, तो उसके लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? उसको बोलते हैं आइसोहाइट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उसको आइसोहाइट, उसको बोला जाता है दोस्तों आइसोहाइट। नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है?
सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है 4 जुलाई को। ठीक है सूर्य दोस्तों ये क्या है, कब है दोस्तों कि कब होती है, क्या होती है वो भी बताएंगे आपको। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम जो दूरी है वो 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट प्रश्न है ओलंपिक्स मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है, मंगल पर है। क्या पूछा गया भाई, ओलिम्पस मोन्स ज्वालामुखी पूछा है जो कि कहाँ पर है, मंगल पर है। नेक्स्ट है सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है, यानी 8.3 या 500 ये बोल सकते हो आप, सेकंड भी बोल सकते हो यदि एग्जाम में आ जाए तो। नेक्स्ट है नॉर्वे में रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, तो रात्रि के समय दिखाई देता है नॉर्वे में 21 जून को। नेक्स्ट है किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है, तो भाई मीथेन गैस जहाँ होगी वो क्या कर देगी, रंग को हरा कर देगी। तो मीथेन आपको पता है वरुण ग्रह पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, मीथेन है, और मीथेन के कारण ही क्या है उसका रंग कैसा दिखाई देता है, हरा। नेक्स्ट है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है, तो कितना 68% है वो मेंटल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मेंटल पर, यानी पृथ्वी का जो कुल द्रव्यमान है उसका 68% है वो कहाँ पर पाया जाता है, मेंटल में पाया जाता है। ये कोर होती है दोस्तों पृथ्वी की, तो वो मेंटल एक ऐसी कोर है जहाँ पर उसका सर्वाधिक जो मास है वहाँ पाया जाता है, और सर्वाधिक कितना 100 में से 68। नेक्स्ट है पृथ्वी पर 3 केंद्रीय परतों के ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है, तो उसको सीमा बोलते हैं भाई। भूप्रपट्टी के बाद आती है सीमा, तो पृथ्वी के 3 केंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत के नाम को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सीमा। क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर कहलाती है। तो जो पृथ्वी है जो उसका उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है उसको क्या कहते हैं, हम देशांतर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ये पृथ्वी है तो हमारी ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसको बोलते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। और ये होती है आपकी 0 डिग्री देशांतर। ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, और ये क्या होता है, पश्चिम होता है। तो उत्तर दक्षिण को कौन सी देशांतर रेखा मिलाती है, और यदि पूर्व पश्चिम की पूछ ले तो अक्षांश मिलाती है। क्लियर है दोस्तों। और यदि भारत की स्थिति पूछ ले तो लगभग यहाँ भारत अवस्थित है, ये उत्तर पूर्व में, यानी विश्व के उत्तर पूर्व में कौन सा देश है, भारत देश है। तो उसको डिस्कस नेक्स्ट करेंगे जब भारत का पढ़ेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों देशांतरों की संख्या कितनी होती है, देशांतरों की संख्या होती है देशांतर रेखाओं की भाई 360 होती है। और भाई मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक होता है अक्षांश और एक होता है देशांतर। तो दोस्तों देशांतर से हम क्या मापते हैं, टाइम मापते हैं। देशांतर से क्या मापा जाता है, टाइम मापा जाता है, और अक्षांश से दूरी मापी जाती है। और 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है भाई। यदि 1 डिग्री देशांतर हम चलते हैं तो कितना फ़र्क पड़ जाता है, 4 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है। और यदि 1 डिग्री अक्षांश की बोले तो 111 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाता है। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है, और 1 डिग्री अक्षांश में 111 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाता है। क्लियर है दोस्तों, दोनों बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। और यदि जैसे आपसे देशांतर रेखाओं की पूछी, कितनी पूछी, 360। यदि आपसे पूछ ले कि अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो अक्षांश रेखाएं आपकी 179 है। कितनी है, 179 है। ठीक है दोस्तों, तो हम अंतर बता चुके हैं। देशांतर रेखाओं को 2 स्थानों में पार करने में 4 मिनट लगता है, ये बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उसको ग्रेट बियर झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेट बियर, उसको क्या बोला जाता है, ग्रेट बियर झील बोला जाता है। तो जो आपका क्या है, अंटार्कटिका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेट बियर झील। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आपकी विक्टोरिया झील है।
नेक्स्ट है सुमात्रा, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो जावा और सुमात्रा आपके कहाँ है? इंडोनेशिया में है। उसके बाद हम प्रस्तुत करते हैं प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत है सरे द्वारा 1960 में आपका प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट है जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? तो जलमग्न कैनियन, कौन से? जलमग्न कैनियन सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में है दोस्तों। जलमग्न कैनियन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार आपका प्रशांत महासागर में पाया जाता है। तो गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार है वो आपका प्रशांत महासागर में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत था है सरे द्वारा 1960 में दिया गया था और जलमग्न कैनियन सर्वाधिक प्रशांत महासागर में पाया जाता है। गंभीर सागरीय मैदान का जो विस्तार है वो भी कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। नेक्स्ट है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला आपका पाया जाता है परतदार चट्टान में। कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? परतदार चट्टान में कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। कहाँ पे? परतदार चट्टान में। नेक्स्ट है डेक्कन ट्रैप सेल समूह किसके कारण बना? तो डेक्कन ट्रैप सेल समूह पूर्व बेसाल्ट उद्धार के कारण बना। किसके कारण? पूर्व बेसाल्ट उद्धार के कारण डेक्कन ट्रैप सेल समूह का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है आपका अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो उनको बोलते हैं सुनामी। तो अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सुनामी। नेक्स्ट है किस ज्वालामुखी में उद्वार होते हैं? तो जागृत ज्वालामुखी, जो जागृत ज्वालामुखी होती है उसमें क्या होते हैं? उद्वार होते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? वो आपका फिलिपाइन द्वीप समूह। तो विश्व में जहाँ सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? क्षेत्र कौन सा है? वो आपका फिलिपाइन द्वीप समूह है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी वाला क्षेत्र आपका फिलिपाइन द्वीप समूह। कौन सा? फिलिपाइन द्वीप समूह। नेक्स्ट है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंधि से हुई? टैथिस सागर से हुई। कौन सी भूसंधि से हुई भाई? हिमालय की उत्पत्ति टैथिस सागर से हुई। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है भाई? एंडीज। विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो कौन सी है? आपकी एंडीज है। नेक्स्ट है नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या है? तो नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति को क्या बोलते हैं? गारज। क्या बोलते हैं? गारज बोला जाता है। तो नदी की से के जो अपरदन से जो स्थलाकृति बनती है उसको क्या बोलते हैं? गारज बोला जाता है। नेक्स्ट है लैपिज किस क्षेत्र की से संबंधित स्थलाकृति है? कार्स्ट से। ठीक है। नेक्स्ट है मेघ गर्जन। कौन सी गर्जन भाई? मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? अक्षोभ मंडल में। मेघ गर्जन क्या होता है भाई? अक्षोभ मंडल में मेघ गर्जन, जो मेघ गर्जना यानी जो बादल गरजते हैं वो अक्षोभ मंडल में होती है ये घटना। नेक्स्ट है संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में होते हैं? तो आयन मंडल में। तो संचार उपग्रह आयन मंडल में होता है आपका। नेक्स्ट है व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं? व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? तो उपोषण उच्च दाब से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? उपोषण उच्च दाब से व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? उपोषण उच्च दाब से व्यापारिक पवनें चलती है। नेक्स्ट प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रति चक्रवात कम उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा का औसत कितना है दोस्तों? 100 सेंटीमीटर। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा का जो औसत है वो कितना है भाई? 100 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लग रही है मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों? यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को क्या कर दीजिएगा? लाइक कर दो दोस्तों। एक लाइक तो आप हमारे चैनल के नाम कर सकते हो। आपका अपना चैनल है, आपके अपना परिवार है, तो आप अपने परिवार के नाम दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो दोस्तों। जैसे आपके बहुत सारे चैनल होते हैं यूट्यूब पे,
फेसबुक पर। तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ 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 ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, ताकि जो हमारा ये छोटा सा परिवार है आपके सहयोग से, क्योंकि दोस्तों हमारा तो गरीब से बंदे हैं और हमारे तो सबसे जो बड़े बड़े हमारे ब्रांड एम्बेसडर है वो हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं दोस्तों। जो भी 10 20 50 100 जो भी बंदे देखते हैं वो सभी हमारे ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों जिन्होंने लाइक नहीं किया, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दो। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो विश्व की जो मीठे झील की है वो है विक्टोरिया। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील जो है वो कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों? विक्टोरिया झील है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील। नेक्स्ट है, वीनू फोस्फेन जलप्रपात किस देश में है? तो वीनू फोस्फेन जलप्रपात आपका कहाँ पर है? नॉर्वे में। वीनू फोस्फेन जलप्रपात कहाँ पर है मेरे दोस्तों? वीनू फोस्फेन जलप्रपात नॉर्वे में है। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का क्या नाम है? कहाँ कहाँ पूछा है दोस्तों? स्टॉकहोम, एक तो कौन सा? स्टॉकहोम, और दूसरा गोटेनबर्ग। तो इनके मध्य है आपकी गोटा नहर। कौन सी? गोटेनबर्ग से आप याद रखोगे गोटा नहर। तो आपकी स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के जो बीच है वो कौन सी है आपकी? कौन सी नहर है आपकी? गोटा नहर है। देखो दोस्तों, विश्व की जो मीठे जल की जो झील है, सबसे बड़ी मीठे जल की झील है वो आपकी विक्टोरिया है। और विस्फानेन जलप्रपात कौन सा? वीनू फास्फेन जलप्रपात आपका नॉर्वे के अंदर है। और जो स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग है उनके मध्य जो नहर पाई जाती है उस नहर को हम गोटा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सफ्रूस, फर और चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो टैगा वनों में पाए जाते हैं। तो सफ्रूस, फर और जो चीड़ है वो मुख्य रूप से आपके टैगा वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई उनको टैगा वन बोला जाता है। तो जो सफ्रूस है, फर है, चीड़ है, वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? टैगा वनों में पाए जाते हैं, सफ्रूस, फर और चीड़। और जो ये टैगा वन है वो साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को ही क्या कहा जाता है? टैगा वन कहा जाता है। जो साइबेरिया का जो क्षेत्र आता है और उसमें समशीतोष्ण कोणधारी वन है उनको बोला जाता है टैगा, जहाँ पे सप्रूस, फर और चीड़ जैसे महत्वपूर्ण और बहुमूल्य जो वृक्ष है, वनस्पति है, वो पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक। सबको पता है, कॉमन सी बात है, विश्व का सबसे छोटा महासागर आपका आर्कटिक है। और यदि महाद्वीप पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया है। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो 11,033 मीटर। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी है? 11,033 मीटर। कितने मीटर? 11,033 मीटर। नेक्स्ट है, हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? तो हम्बोल्ट जो जलधारा है दोस्तों वो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। हम्बोल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। कौन से तट पर दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर कौन सी जलधारा बहती है? हम्बोल्ट जलधारा है वो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है। नेक्स्ट है, किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? तो वह आपकी मेडागास्कर। कौन सी गास्कर? मेडागास्कर। और ये क्या है मेडागास्कर? किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा, कौन सी जलधारा दोस्तों? अगुलहास जलधारा दो भागों में बढ़ जाती है, उस द्वीप का नाम है आपका मेडागास्कर। मेडागास्कर ऐसा द्वीप है या वो द्वीप है जो अगुलहास जलधारा को दो भागों में विभाजित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो मेडागास्कर के बारे में हम बता चुके हैं, जो कि अगुलहास जलधारा को दो भागों में बांटता है। और जो हम्बोल्ट जलधारा है वो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास बहती है। और महासागरों की सर्वाधिक जो गहराई है वो 11,033 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एल नीनो इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट दोस्तों? एल नीनो इफेक्ट
किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो वह आपका विषुवतीय प्रतिधारा। एल नीनो इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट दोस्तों? एल नीनो इफेक्ट आपका कौन से घनिष्ठ संबंधित है? आपका विषुवतीय प्रतिधारा से बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंड की खाड़ी में आता है दोस्तों। आपका फंडे की जो खाड़ी होती है उसमें सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडे की खाड़ी में। नेक्स्ट है, महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का क्या कारण है? चंद्रमा का प्रभाव। तो महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का क्या कारण है दोस्तों? आपका चंद्रमा का प्रभाव। और ये है दोस्तों आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन आ रहा है। आपका हमारा होमवर्क क्वेश्चन है आज का दोस्तों, देख लीजिए क्या है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जो कि यहाँ तक आए हैं हमारे विद्यार्थी, जिन्होंने अच्छी तैयारी जो कर रही हैं वही यहाँ तक पहुँचेंगे जिनको सिलेक्शन लेना है। बाकी तो 1 मिनट 2 मिनट देख के सभी छोड़ देते हैं, क्योंकि दोस्तों वास्तव में पढ़ाई इतनी बोरिंग चीज़ होती है कि जिसकी मेहनत लगता है, जिसको करने में सबसे ज़्यादा मेहनत है वो पढ़ाई में ही होती है दोस्तों। तो हमारे इसका जो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर दोगे। और मैं एक और उम्मीद आपसे लगा के बैठा हुआ हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे जितने भी मेरे फैमिली के सदस्य हैं इस बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के, कि वो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़कर। और आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में परगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन पूछा है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में परगामी तरंग सिद्धांत का, कौन सा परगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ज्वार भाटा के संबंध में परगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपको बताना है कमेंट करके। आपका होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन इसका आंसर सही देता है, जिसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। तो और जो कि कुछ क्वेश्चन आज हमने आपको देखे, और ज्वार भाटा का कारण चंद्रमा का प्रभाव हमने बताया, सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में बताया, एल नीनो इफेक्ट विषुवतीय जलधारा से प्रतिधारा से संबंधित है, अगुलहास जलधारा को मेडागास्कर अलग करता है, हम्बोल्ट जलधारा है वो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट में पाई जाती है। तो ऐसे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हमने आपके साथ शेयर किए हैं, जो अक्सर सभी कभी ना कभी जो कोई ना कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें रिपीट बार बार होते रहते हैं। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन कराए अच्छे से करना। इनका दूसरा पार्ट यदि आप देखोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करोगे तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी ज़रूर लेके आऊँगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।